Man who broke Bank of England and made 2500 crores in just a single trade. So hello everyone, welcome back to the channel. आज हम बात करने वाले एक ऐसे ट्रेडर के बारे में जिसने एक सिंगल ट्रेड में 2500 करोड़ रुपीस बनाए थे एंड उसने अपने समय की वन ऑफ द बिगेस्ट सेंट्रल बैंक को अपने घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया था। आज ऐसे ही एक ट्रेडर के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत होती है 12 अगस्त 1930 को, जब हंगेरी में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम आगे रखा जाता है जॉर्ज सोरोस। उनका बचपन एक नॉर्मल बच्चे की तरह बीतता है और उसके बाद 1940s के अराउंड हंगेरी में जो नाजियों का ऑक्यूपेशन है वो चल रहा होता है और इसी की वजह से वो हंगेरी को छोड़कर 1943 और 44 के अराउंड लंदन आ जाते हैं। तो यूके आने के बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। अपनी पढ़ाई के दौरान वो सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं फिलोसॉफी पर। फिलोसॉफी जो सब्जेक्ट है वो उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक होता है। सो दैट इज वाई वो फिलोसॉफी में ही आगे अपनी डिग्री लेते हैं और 1954 के अराउंड वो अपनी मास्टर डिग्री भी साइंस और फिलोसॉफी में करते हैं। मास्टर डिग्री लेने के बाद वो कई सारे मर्चेंट बैंक्स में काम करते हैं और उनमें काम करने के दौरान ही वो अपनी खुद की एक थ्योरी बनाते हैं जिसका नाम होता है जनरल थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। सो इसी को वो प्रूव करते हैं। अगले 4 साल तक वो अपनी ट्रेडिंग करते हैं और इसी के बाद वो 1969 के अराउंड अपना खुद का एक हेज फंड स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है डबल ईगल। डबल ईगल को आगे चल के 1970s में रीनेम किया जाता है क्वांटम फंड के नाम से और इसी को आगे सोरोस फंड के नाम से भी जाना जाता है। 1992 के अराउंड यूरोपियन कंट्रीज एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है ERM, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, जिसका सिंपल सा एक काम होता है अलग अलग देशों की करेंसी है उनके रेट को मैनेज करना। बिकॉज उस टाइम जो थी वो ज्यादा मैनेज नहीं हो पा रही थी एंड जो भी करेंसीज थी वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती थी और फ्लक्चुएशन की वजह से काफी सारे बिजनेसेस को लॉसेस होते थे एंड कई सारे कंट्रीज के भी लॉसेस उसकी वजह से बढ़ते जा रहे थे। सो दैट इज वाई यहाँ पे एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म और इसमें सारे देशों की जो सेंट्रल बैंक्स होती है उनको काम दिया जाता है कि वो ये एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को मैनेज करना। अगर कोई करेंसी एक लेवल से ज्यादा बढ़ रही है तो उसे सेल करके अपने नॉर्मल लेवल पे लाना और अगर उसकी कीमत घट रही है तो उसे बाय करके रेगुलर लेवल पे लाना। उसी के बाद ब्रिटेन में रिसेशन की शुरुआत हो जाती है। रिसेशन की वजह से काफी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो ब्रिटेन में आने शुरू होते हैं। तो इसी दौरान जॉर्ज सोरोस की नजर पड़ती है पाउंड पर। उनकी नजर जाती है कि पाउंड में कुछ तो गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से पाउंड अपने जो लेवल से उन्हें सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट थे ब्रिटेन के वो भी उनके फेवर में काम नहीं कर रहे थे एंड उनका जो पाउंड की एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म था वो थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहा था एंड जर्मन इंटरेस्ट रेट थे तो वो भी उनके फेवर में काम नहीं कर रहे थे। इसी की वजह से जॉर्ज सोरोस ने पाउंड को शॉर्ट करने का सोचा। अपना पहला ट्रेड स्टार्ट करते हैं $1.5 बिलियन से। $1.5 बिलियन के सेल ऑर्डर लगाने के बाद भी जो पाउंड था वो अपने नॉर्मल लेवल पे सस्टेन था, उसमें कोई भी बड़ा बदलाव नहीं आया था और इसी दौरान जॉर्ज सोरोस थे वो अपने थ्योरी पर काम करते रहे। जर्मन प्रेसिडेंट अपने एक स्पीच में बताते हैं कि कुछ करेंसीज में प्रॉब्लम आ रहा है, उनमें कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है। वो क्लियरली इस बात को नहीं बोलते हैं, नाम लेके नहीं बोलते हैं, बट यस वो क्लियरली बोलते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है कुछ करेंसीज में। और यही बात जो थी वो जॉर्ज सोरोस को क्लिक कर जाती है और उन्हें कंफर्म हो जाता है कि हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो गलत नहीं है एंड हम जो डायरेक्शन चूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सो इसी के लिए वो $10 बिलियन वर्थ के पाउंड मार्केट में सेल कर देते हैं। जो सेलिंग प्रेशर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड को इसे बाय करना शुरू करना पड़ता है और बाय करते करते वो लीवरेज लेते लेते $6 बिलियन तक के पाउंड्स थे वो बाय कर लेते हैं एंड 16 सितंबर 1992 को बैंक ऑफ इंग्लैंड को समझ में आता है कि ये जो ऑर्डर्स है वो हमसे संभाले नहीं जाएंगे एंड हमें एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म से बाहर होना पड़ेगा। सो वही होता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड 16 सितंबर 1992 को शाम को एक अनाउंसमेंट करती है कि वो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म से बाहर हो रहे हैं एंड ये न्यूज जैसे ही मार्केट
में आती है ऑलमोस्ट एवरीवन वांट्स टू सेल देयर पाउंड्स बिकॉज उन्हें पता चल गया था कि जो सेंट्रल बैंक है वो खुद अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पा रही है। तो इसी दौरान ब्रिटिश पाउंड ऑलमोस्ट 15% गिर जाता है डॉलर्स के अगेंस्ट एंड 25% गिर जाता है जर्मन करेंसीज के अगेंस्ट। और इसी दौरान जॉर्ज सोरोस अपने सबसे बड़े ट्रेड का सबसे बड़ा प्रॉफिट जनरेट करते हैं $1 बिलियन, यानी उस समय के 2500 करोड़। और उस दिन वेनेसडे होता है, दैट इज वाई वो ब्लैक वेनेसडे के नाम से भी पहचाना जाता है। और उसके बाद भी जॉर्ज सोरोस ने अपने काम जारी रखे जिससे कि उन्होंने प्रूव किया कि उनका जो हेज फंड है वो वन ऑफ द बेस्ट हेज फंड इन द वर्ल्ड है। उसके बाद उन्होंने मलेशियन करेंसीज को भी गिराया, ऐसे कई सारे प्रॉफिट जनरेट किए जिससे कि वो प्रूव कर रहे थे कि सोरोस फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड इन द वर्ल्ड है। इसके बाद उन्होंने 2013 में भी $5.5 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया था, जिसके दौरान भी उन्होंने प्रूव किया कि यह सोरोस फंड इज द वन ऑफ द बेस्ट फंड इन द वर्ल्ड। सो अगर आप इसकी कहानी जानना चाहते हैं, इसकी स्टोरी जानना चाहते हैं तो जरूर से कमेंट कीजिएगा, हम इस स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे। ऐसे उन्होंने कई सारे काम किए जिसकी वजह से काफी जो गवर्नमेंट है वो उनके अगेंस्ट में गई, उसकी वजह से उन पे कई सारे केसेस हुए, तो उन्हें कई सारे फाइन्स भी लगाए गए, बट उन्होंने अपना काम जारी रखा। सो अभी हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की ओर जो है की टेकअवेज। सो इसमें सीखने के लिए तो काफी सारी चीजें, अगर आपने स्टोरी ध्यान से देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा, बट कुछ की टेकअवेज के बारे में हम बात करेंगे जिनमें से है कि अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल पे अगर भरोसा है तो आप कहीं से भी पैसा जनरेट कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि स्टॉक्स में, कमोडिटीज में या कोई अदर करेंसीज में ट्रेड करना है, आप सिर्फ बड़े देशों की करेंसीज को भी गिरा के पैसा बना सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें तो अपनी स्ट्रेटेजीज पे फोकस कीजिए, अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने में फोकस कीजिए जिससे कि उसके जो विनिंग रेट है वो बढ़ते रहे। सो अपनी स्ट्रेटेजी पे हमेशा फोकस करिए। जरूरी नहीं है कि आपके अगेंस्ट में कोई बड़ा प्लेयर है सो आप गलत हो सकते हैं, कई बार आप सही होते हैं, बड़ा प्लेयर गलत हो सकता है। तो इस स्टोरी में यही मेन 3 पॉइंट्स थे जो मैं आपको बता सकता था। बाकी आप स्टोरी से तो जान ही गए होंगे कि कितने की टेकअवेज है इसमें। मैं आपका ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बस इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। जाने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक करते जाना, बिकॉज आप लाइक करना भूल जाते हो। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे और कई वीडियोज आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे।